दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ जो आजकल की राजनीति से थोड़ा हट कर है। दोस्तों वैसे तो पूरे देश में आम चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। ये विषय भी चुनाव से लेकर ही है। वैसे तो देश भर में यूपी के अयोध्या में बने राम मंदिर की चर्चा सबसे ज़्यादा है और उसके बाद जो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसकी चर्चा है। यह बात दीगर है कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया राम मंदिर को लेकर कुछ ज़्यादा ही जागरूक है। पिछले 2-3 महीने से देश का प्रमुख मीडिया समूह राम मंदिर को लेकर दिन रात कार्यक्रम करके उसको लोगों में जागरूकता फैला रहा है। लेकिन आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा लीक से हटकर है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। इसको लेकर भी देश में काफ़ी चर्चा गर्म हो रही है। दोस्तों पिछले नवंबर में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई और उसने 3 प्रदेशों में सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। दोस्तों वैसे तो जो मीडिया अपने सर्वे में दिखा रहा था वो भी ये नहीं दिखा रहा था कि भाजपा को 3 राज्यों में सफलता मिल सकती है। लेकिन कहते हैं ना, जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वही वाला हाल है। जब देश के जो चुनाव आयोग और ईवीएम किसी के साथ, किसी भी पार्टी के साथ जब उनकी तरफ से चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर वो पहलवान होगा ही होगा। मध्य प्रदेश में 20 साल से, लगभग 20 साल से भाजपा की सरकार थी और वहाँ पर असंतोष भी भारी दिखाई दिया। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। 230 सीट में से 163 सीट जीतकर भाजपा ने एक रिकॉर्ड बना दिया। यहाँ तक कि जो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वो करिश्मा करके दिखा दिया, जो कि आज तक किसी भी सीएम ने मध्य प्रदेश में नहीं करके दिखाया। ये बात और है कि भाजपा के साथ साथ आईटी, ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी पार्टी के साथ में खड़ी होकर सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर चुनाव को लड़ते हैं। और यही नतीजा है, इसी बात का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 230 में से 163 सीट जीतने का मौका मिल जाता है। वो भी ऐसे माहौल में जहाँ पे जनता में भारी आक्रोश था, सत्ता के प्रति उनका असंतोष साफ दिख रहा था। यानी सर्वे भी यही बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली है। वही हाल राजस्थान में हुआ। राजस्थान में भी कांग्रेस और बीजेपी की जबरदस्त टक्कर थी, लेकिन वहाँ पर भी 115 सीट, 199 सीट में से 115 सीट जीतने में भाजपा सफल रही। दोस्तों इसके पीछे भी लोग ईवीएम का ही प्रभाव मानते हैं। लोगों का ये कहना है कि राजस्थान में जो हालात थे उसको देख के लग रहा था कि यहाँ पे 50-50% का जीतने के चांसेस कांग्रेस और बीजेपी में थे। लेकिन वहाँ पर भी अशोक गहलोत की सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि वहाँ पर पिछले 1-1.5 साल से जनता की जो फीडबैक आ रही थी वो अशोक गहलोत सरकार की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर भाजपा में भारी अंतर्कलह के बावजूद भाजपा ने 115 सीट जीती। इसके पीछे भी लोगों को अब यही लग रहा है कि वहाँ पर भी ईवीएम और चुनाव आयोग का खेल साफ माना जा रहा है। दोस्तों इसके पीछे थोड़ा सा मैं आपको राजस्थान की पॉलिटिक्स के बारे में बता दूं।
राजस्थान में जो पूर्व सीएम थी वसुंधरा राजे सिंधिया और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में घमासान देखा जा रहा था। यह माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि राजस्थान में भाजपा की सबसे दिग्गज नेताओं में मानी जाती हैं, उनको लेकर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि राजस्थान की बड़े नेताओं में गिनी जाती हैं, उनके मुकाबले में भाजपा का कोई भी नेता खड़ा नहीं हो पाता। उसको लेकर मोदी, शाह और नड्डा ने वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड लाइन करते हुए वहाँ पर एक नया नेतृत्व पैदा करने की कोशिश की और चुनाव लड़ा। असंतोष के बावजूद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 115 सीट मिली। इस बात से साफ हो गया कि केंद्रीय नेतृत्व आजकल जो भाजपा, नई भाजपा है, वो हमेशा अब पुराने नेताओं को साइड लाइन करके सेकंड लाइन के, या कहिए फर्स्ट सेकंड लाइन के, थर्ड लाइन के नेताओं को सामने लाकर चुनाव लड़ने का जो खतरा मोल लेते हैं, उसमें वो काफ़ी सफल दिख रहे हैं। उन्होंने यही जो प्रयोग किया वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वहाँ तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को साइड लाइन करते हुए वहाँ पर उन्होंने अपना नया सेकंड लाइन जो टीम को बिल्डअप किया, वो काबिले तारीफ़ है और उस सफल में वो काफ़ी सफल भी रहे और प्रयोग भी उनका काफ़ी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 3 प्रदेशों में जो सरकार बनी, वहाँ पर ऐसे लोगों को सीएम बनाया जिनके बारे में कोई सोचते भी नहीं थे। जनता क्या, विधायक बनाए गए, उनमें उनको भी विश्वास नहीं था कि वो प्रदेश की कमान उनके हिस्से में आ सकती है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील धरना प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग की हरकतों को लेकर वो इस बात पे शिकायत कर रहे हैं कि भविष्य में बैलेट पेपर पे चुनाव हो और ईवीएम से छुटकारा पाया जाए। उनका मानना है कि ईवीएम और चुनाव आयोग मिलकर सत्ताधारी दल को जिताने की साजिशें रच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की है कि ईवीएम का सॉफ्टवेयर भी हैक किया जा सकता है, जबकि चुनाव आयोग इस बात पे अड़ा है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, उसके सॉफ्टवेयर को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इस बात को लेकर पिछले 5-6 महीने से विपक्षी दलों के नेता चुनाव आयोग से मिलने की अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको मिलने का समय नहीं दिया है। विपक्षी दल भी अब इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाने लगे हैं कि ईवीएम के जरिए ही किसी सत्ताधारी दल के सपोर्ट में ईवीएम काम कर सकती है। इस बात को लेकर कई लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर इस चीज़ को परफॉर्म करके दिखाया, ईवीएम को दिखाते हुए कि आपका वोट कैसे दूसरी पार्टी के हिस्से में चला जा रहा है। इस बात को लेकर 6 जनवरी को एक जो वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील जैसे महमूद पारचा और भानु प्रताप सिंह ने एक धरना मोर्चा निकालते हुए ये प्रदर्शित किया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उन्होंने आम जनता के सामने मशीन में वोटिंग करा के दिखा दिया कि इस तरीके से सॉफ्टवेयर भी आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, आपका वोट डालेंगे किसी और दल को और पहुंचेगा वो किसी और दल को। ये सब चीज़ें जब प्रदर्शन किया तो इस पर केंद्र सरकार ने स्थानीय पुलिस की मदद से उन वकीलों को पर जो दमनात्मक कार्रवाई की, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया
वैसे अरेस्टिंग तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि अब देश में ईवीएम को लेकर लोगों के मन में कुछ शंकाएं पैदा जरूर हो रही हैं, और इसी जन जागरूकता मिशन को लेकर महमूद पारचा और भानु प्रताप सिंह ने यह ऐलान कर दिया है कि वो पूरे देश में जाकर ईवीएम के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे कि आपका वोट दूसरे दलों को कैसे चला जा रहा है। इस चीज़ के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा और हमें वापस से बैलेट पेपर पर जाकर ईवीएम के खिलाफ एक मिशन चलाना है, आंदोलन चलाना है, ताकि देश बच सके और देश का संविधान बच सके। वर्तमान सरकार में तो सारी संवैधानिक संस्थाएं सत्ताधारी दल के आगे बिल्कुल नतमस्तक हो गए हैं। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से सत्ता के लिए घुटनों पर झुका पड़ा है। ये देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, खास तौर से कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी जब मध्य प्रदेश में चुनाव रिजल्ट आए तो उन्होंने कहा कि इस जीत के पीछे ईवीएम और चुनाव आयोग पूरी तरीके से शामिल है, और इस बात को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी रिट दायर की है कि उनकी बात को सुना जाए। चुनाव आयोग किसी भी विपक्षी दल के नेता की बात सुनने को तैयार नहीं है। बस उसका एक ही सूत्र स्त्री कार्यक्रम है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। इंडिया में अब बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे। उनका एक ही राग है कि हमारी ईवीएम बहुत सही तरीके से काम कर रही है, लेकिन अब लोगों के बीच में एक शक का बीज पड़ गया है। वो भी ये समझने वाले चाहते हैं कि ईवीएम के जरिए वर्तमान सरकार क्यों इतना ज़्यादा जोर दे रही है, जबकि जिन देशों से इन ईवीएम को मंगाया गया है, हमारे देश में वोटिंग मशीन जहां से आई है, अब उन देशों में भी ईवीएम का चुनाव में प्रयोग नहीं किया जा रहा। वहाँ पे भी लोग बैलेट पेपर पे आ चुके हैं। दोस्तों, ये बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो देश दूसरे देश को ईवीएम सप्लाई कर रहा है और वही देश वहाँ पे ईवीएम से वोटिंग नहीं करा रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। यहाँ तो पूरी दाल ही काली है कि जब चुनाव होते हैं तब देखिए कि भाजपा का वर्चस्व लहरा जाता है, उसका परचम छा जाता है, और विपक्षी जमींदोज होते चले जा रहे हैं। विपक्षी दल, खास तौर से कांग्रेस का तो बुरा हाल हो गया है। पिछले 10 सालों में लगभग जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें से 70% चुनाव भाजपा के खाते में गए हैं। अब लोग ये कहने लगे हैं कि ईवीएम का ही चमत्कार है जो कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल आसमान पे बैठाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं नरेंद्र मिश्रा, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर दायर की है, और उनकी रिट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का पूरा आश्वासन भी दिया है। उनका कहना है कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए उसमें जो रिजल्ट आया है और वो रिजल्ट चुनाव आयोग की पोर्टल पे ही पड़ा है, उनमें भी भारी अनियमितताएं मिल रही हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से लिखकर पूछा है, अपनी शिकायत दर्ज करते हुए पूछा है कि जब कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबला होता है तो जो मार्जिन होता है, यानी कि लीड्स का जो मार्जिन होता है कि भाजपा की पार्टी को 230 सीटों पे कितने वोट मिले, कितने लीड्स मिली, बराबर उनके माइनस जो कांग्रेस को जो वोट मिले, कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशियों के बीच में जो लीड्स मिली, उसके डिफरेंस को देखते हुए पूरी सीट पर भाजपा को जितना वोट मिला और जितना वोट कांग्रेस को मिला, उसका डिफरेंस सेम आना चाहिए। लेकिन ये सेम नहीं आ रहा है, जबकि चुनाव आयोग इस बात को लेकर मानता है कि इन दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए लीड्स का और
दोनों पार्टियों के कुल वोट मिले वोटों का अंतर एक सा मिलना चाहिए। ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी यही पाया गया है कि वहाँ पे जो मार्जिनल और लीड्स का जो डिफरेंस है सेम आना चाहिए, वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। और ये सब आंकड़े जो नरेंद्र मिश्र जी ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को भेजे हैं वो सीधे सीधे उनकी वेबसाइट से ही लेकर भेजा गया है। दूसरी तरफ नरेंद्र मिश्र ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि जब तक चुनाव आयोग के पास जो लंबित 15,000 से अधिक शिकायतें पड़ी उनका समाधान किए बिना चुनाव आयोग ने रिजल्ट कैसे घोषित कर दिया। उन्होंने ठीक उस दिन भी इस बात को उठाया था जिस दिन काउंटिंग चल रही थी। 3 दिसंबर को जो चुनाव के परिणाम आ रहे थे उस समय भी नरेंद्र मिश्र ने इस बात को साफ तौर पे चुनाव आयोग से पूछा था। उसके बाद इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जो सारी शिकायतों को गौर से पढ़ते हुए, गौर से देखते हुए उनको आश्वासन दिया इस पे जरूर कानून जो कार्रवाई के हो सकती है, चुनाव आयोग से सवाल जवाब हो सकते हैं, वो किए जाएंगे। और चुनाव आयोग पर इस बात का दबाव है कि जितने पॉलिटिकल, क्या सामान्य आदमी भी जो ईवीएम के बारे में जो शिकायतें और उसमें गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है उसको चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप जो दावा कर रहे हैं कि भारत में चुनाव के दौरान जो ईवीएम इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हैक नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो याचिका करने वाले लोगों का कहना है कि जब यहाँ से बैठ के, धरती से बैठ के चंद्रयान पर को कंट्रोल किया जा सकता है तो ये तो एक सामान्य सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसको आप कैसे कह सकते हैं कि इसको हैक नहीं किया जा सकता है, इसके सॉफ्टवेयर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन अब ये लगने लगा है पूरे देश में कि जो वकीलों ने मुद्दा उठाया है और राजनीतिक दलों ने जो ईवीएम को लेकर अपनी शंका जाहिर की है उसको लेकर अब एक बहुत कड़ा कदम उठाना ही होगा और चुनाव आयोग को इस बात को साबित करना होगा कि देश में जो ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है वह उचित है। इस बात को उन्हें पूरे तथ्यात्मक रूप से जनता को बताना पड़ेगा, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए कहने पर मजबूर हो जाएगा कि अगर गड़बड़ी हो सकती है तो ये इस पे रोक क्यों नहीं लगी। जो पिछले 10 साल से चुनाव हो रहे हैं उनके पीछे कितनी बार धांधली की गई, इस बात का जवाब चुनाव आयोग को देना ही होगा। दोस्तों, आपको इस बात पे भी हैरत होगी कि सरकार ने अब ये फैसला कर लिया है कि चुनाव आयोग में केवल उनकी संस्तुति चलेगी, उनका बताया हुआ व्यक्ति ही चुनाव आयोग बन सकेगा जो उनके मुताबिक काम कर सके, उनकी सत्ता के अनुरूप शेड्यूल तैयार करे और उनकी जीत को हासिल करने में पूरी तरीके से मदद करे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल नेक्सन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करें कि हमारे चैनल की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। यही आपका सहयोग हमारे लिए काफ़ी अहम रखेगा।